अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान्स ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम बेसिकली अस्थमा को डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहेंगे तो दमा। तो दमे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको डिफ़ाइन करेंगे हम, और इसकी टाइप्स कितनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी काजेज़ कौन कौन सी है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फिर हम इसकी सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं अस्थमा को डिफ़ाइन करते हैं। अस्थमा को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? नर्विंग ऑफ एयरवेज इज़ कॉल्ड अस्थमा, यानी कि सांस की नाली जब तंग हो जाती है और उसकी वजह से बेसिकली जो हवा का गुज़र होता है वो मुश्किल हो जाता है, तो दैट्स वाई इस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। और अगर हम अस्थमा की बेसिकली टाइप्स को देखें तो अस्थमा के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास एक्यूट अस्थमा आता है। एक्यूट अस्थमा जो होता है वो बेसिकली सडन अस्थमा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तेज़ी से चढ़ते हैं या फिर हम दौड़ते हैं, इस किस्म की जो सांस चढ़ जाता है, ये बेसिकली ये एक्यूट अस्थमा है। यानी कि ये वक्ती तौर पर होता है और आफ्टर सम टाइम जो है ना सांस अपने जगह पे वापस आ जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये बेसिकली एक्यूट अस्थमा कहलाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो क्रॉनिक अस्थमा आता है। क्रॉनिक अस्थमा बेसिकली पेचीदा जो दमा होता है उसको हम कहते हैं, और क्रॉनिक अस्थमा बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग अस्थमा होता है। बाज़ पेशेंट में ये 6 मंथ 1 ईयर, बाज़ में 6 ईयर्स, और बाज़ का ये परमानेंट होता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये बेसिकली क्रॉनिक अस्थमा कहलाते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन, एक और टाइप है जिसको हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। और जो एलर्जिक अस्थमा है ये किसी किस्म की एलर्जी है, मसलन फॉर एग्जांपल पौधों से एलर्जी होगी, पोलन एलर्जी होगी, या और किसी किस्म की चीज़ की जो एलर्जी है उसकी वजह से जो होता है ये एलर्जिक अस्थमा कहलाता है। एलर्जिक अस्थमा के बाद फिर एक और टाइप है अस्थमा के, जिसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा जो है ये बेसिकली होता है, ये उन लोगों में होता है जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से सांस चढ़ जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। फिर उसके बाद अगली जो टाइप आती है दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल अस्थमा, या प्रोफेशनल अस्थमा भी इसको आप कह सकते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनका काम ऐसी इंडस्ट्री में होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें दो कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। अगर कारपेट की इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर कोई मज़दूर काम करता है तो उसको बहुत जल्द अस्थमा हो जाएगा वहाँ की डस्ट की वजह से। फिर इसके अलावा अगर कोई आरे पे ऊपर काम करता है तो जो लकड़ी का बुरा होगा, बेसिकली उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो ये जो अस्थमा है ये बेसिकली प्रोफेशनल अस्थमा कहलाता है, या इसको हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक और टाइप आती है दैट इज़ द नॉक्टर्नल अस्थमा। नॉक्टर्नल अस्थमा या मिडनाइट अस्थमा भी इसको कह सकते हैं। ये अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों को अचानक जो है ना मिडनाइट रात के वक्त जो है ना खांसी का दौरा पड़ता है, तो उसकी वजह से सांस जो है ना वो फूल जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम नॉक्टर्नल अस्थमा या मिडनाइट अस्थमा कहेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट में जो टाइप होती है उसको हम COPD कहते हैं। COPD बेसिकली किसको कहते हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD इसका मुख़फ़फ़ है। तो ये बेसिकली इसकी वजह से अगर बेसिकली अस्थमा हो तो इसको हम COPD अस्थमा बेसिकली कहेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी काजेज़ की तरफ कि बेसिक जो है रीज़न्स क्या हैं अस्थमा की। उसमें रीज़न्स में देखें तो सबसे पहले हमारे पास एलर्जीज़ आ जाती हैं। किसी किस्म की जो एलर्जी है, जैसे पॉलन एलर्जी है, प्लांट्स की वजह से एलर्जी है, तो ये जो एलर्जी है ये क्या है? ये भी एक वजह है, मेजर काज है बेसिकली अस्थमा की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखा जाए तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अस्थमा में। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चीज़ आ जाएगी? इन्वायरमेंटल फैक्टर में स्मोक, धुआं जो है फैक्ट्रीज़ का, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है अस्थमा की। फिर इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो टॉक्सिन्स, नाइट्रोजन और इस किस्म की जो चीज़ें हैं धुएँ में शामिल होती हैं, उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। फिर इसके अलावा फ्यूम्स हैं, उनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। तो ये सारी जो है ये एनवायरमेंटल कंडीशंस में आ जाती हैं।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ द जेनेटिक रीज़न। यानी कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा है, आबा अजदाद में अस्थमा है, तो डेफिनेटली वो आगे उसके जो बच्चे हैं उनमें आने वाली जो नस्ल है उसमें ये शफल कर जाएगा। फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जो सांस की नालियों में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी बेसिकली अब इन्फेक्शन होगा तो म्यूकस क्रिएट होगा, जब म्यूकस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से जो है ना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी बेसिकली एक वक्ती तौर पर एस्थमेटिक कंडीशन की रीज़न बन सकती है। इसके अलावा हम देखें तो एयर पोल्यूशन, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर में एयर पोल्यूशन भी उसमें आ जाता है, और एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर करेंगे तो उसकी वजह से भी एक रीज़न है। पेस्ट्स, यानी कि अगर कॉकरोच और जो बेसिकली माइस हैं, जो रैट्स हैं, वो बेसिकली इसका बायस बन सकते हैं अस्थमा का। इसके अलावा पेट्स को देखा जाए तो डॉग और कैट्स घर में अगर रखेंगे तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो जाता है। इंडोर प्लांट्स रखेंगे तो बाज़ को अगर प्लांट्स की एलर्जी हो सकती है तो वो भी अस्थमा का बायस बेसिकली बन सकते हैं। और टोबैको स्मोक है, अगर कोई सिगरेट नोशी करता है तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो ये बेसिकली सारी जो कंडीशंस हैं, ये बेसिकली काजेज़ हैं अस्थमा की मेन। अब हम आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि बेसिकली सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी। सिम्टम्स में सबसे पहली जो सिम्टम है वो चेस्ट टाइटनेस एंड पेन। जो बेसिकली चेस्ट की जो रीजन होगा वो टाइट हो जाएगा, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगा, और सांस लेने में दुश्वारी होगी, और चेस्ट में पेन होगा। ये पहली सिम्टम्स है बेसिकली। उसके बाद सेकंड सिम्टम अगर देखें तो कफिंग, यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा होगी, और स्पेशली टाइम क्या होगा खांसी का, मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना नाइट के वक्त, जैसे मैंने कहा मिड नाइट के नॉक्टर्नल अस्थमा जिसको हम कहते हैं, मिड नाइट अस्थमा, तो आधी रात के वक्त जो खांसी का दौरा पड़ेगा उसमें खांसी बहुत ज़्यादा होगी। ये भी एक सिम्टम है बेसिकली अस्थमा की। उसके बाद तीसरी मोस्ट कॉमन सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि अचानक ही सांस जो है ना घुटन फील होना शुरू हो जाएगी, और सांस रुकना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। और चौथी और आखिरी जो सिम्टम्स है दैट इज़ द वीजिंग। अब वीजिंग क्या है? वीजिंग ये होता है कि जब सांस की नाली के अंदर स्वेलिंग है, उसकी वजह से हवा का गुजर मुश्किल से जब होता है, तो वो जैसे ही बच्चा या बड़ा अगर बोलता है या सांस लेता है तो उसकी सांस में ऐसे आवाज़ आती है जैसे सीटी बजती है। तो ये वीजिंग इसको हम कहते हैं बेसिकली ना, विस्लिंग, विसल होती है, ऐसे लगता है जैसे विसल बज रही है। तो वीजिंग जो है बेसिकली एक ख़ास किस्म की आवाज़ है जो आती है। तो वीजिंग जो है ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट्स को हम देखें तो ट्रीटमेंट्स इसके मुख्तलिफ ऑलरेडी चल रहे होते हैं। उसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉन्टिलोका सोडियम हो गया, इनहेलर्स हो गए। ये बेसिकली जो मेडिकेशंस हैं मुख्तलिफ फिजिशियंस और मेडिकल स्पेशलिस्ट वगैरह इसमें रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रीटमेंट मैं जिसकी तरफ आना चाहूँगा दैट इज़ द कपिंग थेरेपी, हिजामा। यानी कि हिजामा बेसिकली एक सुन्ना वे ऑफ ट्रीटमेंट है, और ये कई लास्ट 10 to 12 ईयर्स से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हिजामा में, तो उसमें कई पेशेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि उसमें अगर हम उसके बेसिकली लंग्स का फ्रंट और बैक साइड पे जो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे अगर कपिंग की जाए, कपिंग थेरेपी हिजामा किया जाए, तो उसके आउटस्टैंडिंग इफेक्ट्स होते हैं, और उससे बेसिकली जो है बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, और पेशेंट जो है ना बहुत लाइट सा फील करता है, और उसके जो सांस लेने का है अमल उस बेहतर हो जाता है। चेस्ट की जो टाइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वीजिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इवन ये कि जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली हिजामा में हैं। जो कपिंग थेरेपी एक सुन्ना वे ऑफ ट्रीटमेंट है, और हिजामा का बेसिकली जो क्रॉनिक COPD के जो पेशेंट होते हैं जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, वहाँ पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इवन ये कि देखा गया है कि जो भी एस्थमेटिक कंडीशंस, चाहे जो जितनी भी कंडीशंस बताई हैं इसमें किसी से रिलेटेड अगर पेशेंट है तो 3 मंथ तक उसको बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिलता है हिजामा का। फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद दोबारा उसका सेशन करना पड़ता है। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट था जो आपसे डिस्कस किया। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।